हेलो एवरीवन। 7 अगस्त 2024 बुधवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं सो दैट कि आज का जो हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहे वो वेल इन्फॉर्म रहे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में स्थिरता वापस से लौट आई है। इनफैक्ट जो ग्लोबल मार्केट है उसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं। और यूएस की मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस में डाउ जोन्स जो है वो 0.76% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। नास्डैक यानी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, यूएस का जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है नास्डैक, उसमें भी 1.03% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। S&P 500 भी 1% से ज़्यादा ऊपर में जाके क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल जो यूएस का ब्रॉडर मार्केट है वो सारे सेगमेंट्स में पॉजिटिविटी देखने को मिली है और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ में जाके बंद हुआ है। इंडियन मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो बात करें कल के मार्केट में, तो मार्केट जो है वो वीक रहा, ठीक है। और निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो वो 0.26% की मंदी के साथ में कल के सेशन में बंद हुआ था और ये 24,000 के लेवल को इसने तोड़ दिया था और 23,992 पे जाके क्लोज हुआ था। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी 0.69% की मंदी के साथ में बंद हुआ था। मिड कैप इंडेक्स भी 0.61% की मंदी के साथ में बंद हुआ था। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सारे इंडेक्स जो थे या ब्रॉडर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव में ही क्लोज हुए थे। इसके अलावा एफ डी की एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो एफ ने कल के ट्रेडिंग सेशन में 3,531 करोड़ की सेलिंग की है और डी ने 3,357 करोड़ की बाइंग की है। तो ऑलमोस्ट मैचिंग जो है ये डेटा रहा है। विक्स के लेवल की अगर हम बात करें तो विक्स जो है कल के ट्रेडिंग सेशन के परफॉर्मेंस के बाद में 18.74 के लेवल तक पहुंच गया है और कल के ट्रेडिंग सेशन में 8% के लेवल विक्स जो है वो क्रैश हुआ है। और सो विक्स का जो है, विक्स एक तरह से वोलेटिलिटी इंडेक्स का मेजरमेंट होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं फियर इंडेक्स है। सो विक्स अगर डाउन हो रहा है इसका मतलब कि मार्केट में स्टेबिलिटी वापस से आ रही है, अनसर्टेनिटी थोड़ा कम हो रहा है। सो मार्केट जो है अपने मूवमेंट को ये मेंटेन रख सकता है, अपवर्ड मूवमेंट को। गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट गैप अप के साथ में ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर भी पॉजिटिव अभी फ्लैट है विद पॉजिटिव बायस। सो ओवरऑल मार्केट जो है गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशन से यही बता रहे हैं कि 100 पॉइंट लगभग गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और 0.42% की तेज़ी के साथ में 9:15 पे मार्केट की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सो देखते हैं कि 9:15 पे मार्केट की ओपनिंग कैसी रहती है। इसके अलावा न्यूज़ रिलेटेड डेटा पॉइंट की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में जो फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि जैसे बजट में जो बजट पेश किया गया उसमें जुलाई 2024 23 जुलाई 2024 को से पहले जो भी या 23 जुलाई 2024 के हिसाब से जो बजट प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि जो रियल एस्टेट के परचेज या जो घर के ओनर है जिन्होंने घर परचेज कर रखा है उस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट, लॉन्ग टर्म जो गेन होगा उसको सेल आउट करने के बाद में, तो उस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो सेलर जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि किसी व्यक्ति ने घर खरीदा, कुछ सालों बाद उसको बेच दिया। तो मान लीजिए कि घर का जो प्राइस है 100 रुपये, अब ये जस्ट मैं मानने के लिए कह रहा, ऐसा संभव नहीं है कि घर का प्राइस 100 रुपये का हो। सो मान लिया कि घर का प्राइस जो है आज के डेट में वो 100 रुपये का है। उसके बाद में जाके कोई अगर उसको सेल आउट करता है तो मान लीजिए कि 200 रुपये में कुछ सालों बाद में उसको सेल आउट किया जा रहा है। और अगर इन्फ्लेशन जो है वो 6% के हिसाब से ग्रो करता है तो मान लिया कि कुछ सालों बाद में जो घर का प्राइस अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से 100 को अगर आप छोड़ दें तो कुछ सालों बाद मान लेते हैं कि वो 100 से बढ़ के 110 हो जा रहा है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद में। सो एक्चुअल में आपका जो परचेजिंग था वो 100 रुपये का था शुरू में और बाद में आपने घर सेल आउट किया 200 रुपये में। सो इस हिसाब से आपका नेट गेन जो है वो आपका 100 रुपये का नेट गेन है। लेकिन अगर आप इसको इंडेक्सेशन के हिसाब से देखेंगे तो चूंकि इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करने पे आपके घर का प्राइस कुछ सालों बाद 110 रुपये का हो जाता है, यानी कि आपने 110 रुपये के घर के को 200 रुपये में बेचा है, तो यानी वहाँ पे आपका नेट गेन जो है 90 रुपये का हुआ। तो
यहाँ पे इंडेक्सेशन के साथ में अगर एडजस्ट करके अगर हम देखें तो जो गेन हो रहा है वो 90 रुपए का हो रहा है, जबकि इंडेक्सेशन को अगर हटा के देखें तो गेन जो है वो 100 से 200 यानी कि 100 रुपए का गेन हो रहा है। तो जब टैक्स को कैलकुलेशन की बात होगी तो अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा के देखेंगे तो 100 रुपए पे आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, और अगर आप विद इंडेक्सेशन देखेंगे तो 90 रुपए पे आपका टैक्स कैलकुलेशन बनेगा। तो इंडेक्सेशन हटाना जो है वो एक नेगेटिव इवेंट माना गया, और स्पेशली जो न्यूज़ आ रहे हैं कि जो कैडर हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं के अंदर से ये डिमांड ज़्यादा रहा है कि मिडिल क्लास के ऊपर में गहरी मार ये होगी और लोगों को अल्टीमेटली नुकसान होगा, होम ओनर्स को ये नुकसान का सौदा होगा। सो गवर्नमेंट ने एक नया प्रपोजल दिया है। उन्होंने एक जुलाई 2023 जुलाई 2023 सॉरी जुलाई 23 2024 से पहले 23 जुलाई 2024 से पहले जिन लोगों ने भी घर को परचेस कर रखा है उनको दो ऑप्शंस मिले हैं। या तो वो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो इंडेक्सेशन बेनिफिट लें और साथ में 20% का टैक्स पे करें जो कि पुराना रेट है, और दूसरा ये है कि या तो वो 12.5% टैक्स दें और इंडेक्सेशन बेनिफिट ना लें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है होम बायर्स को या होम सेलर्स को रैदर कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने घर खरीद रखा है तो आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप 20% टैक्स के साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके चल सकते हैं। सो ये दो ऑप्शन के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो प्रपोजल दे रखा है। सो देखते हैं अब इसमें जो भी सेलर हैं वो अपना चूज कर लेंगे कि टैक्स लायबिलिटी के किस में उनका टैक्स सेविंग हो रहा है, तो वो उस ऑप्शन के साथ में वो जा सकते हैं। तो दो ऑप्शन बेसिकली दे दिया गया। इस बजट में बेसिकली ये किया गया था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया था और टैक्स जो है 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया था। लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों का ये मानना था कि इस तरह से टैक्स रिड्यूस करना 20% से 12.5% करना जो है अल्टीमेटली ये होम सेलर्स के बेनिफिट में नहीं होगा। सो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इसको कंसीडर करते हुए एक नया ऑप्शन दे दिया कि आप ओल्ड रिजीम में भी रह सकते हैं, यानी कि 20% आप टैक्स पे करें और साथ में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लें, या फिर दूसरा जो नया रिजीम के हिसाब से मेंशन किया गया कि आप 12.5% टैक्स दें और आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ना लें। तो जिसमें जिसको जो बेहतर दिख रहा होगा वो उसको ऑप्ट कर सकता है। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने ये चीज़ प्रपोज की है। इसके अलावा मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है उसमें यूएस से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो डेटा वहाँ पे है, जो रॉ मटेरियल परचेजिंग से रिलेटेड डेटा वहाँ पे कैलकुलेट जो किया गया या जो कलेक्ट किया गया उससे यही निकल के आया कि वहाँ पे जो है रिसेशन का खतरा नहीं है। वहाँ पे रॉ मटेरियल के कंजम्पशन इंडस्ट्रीज के लेवल पे वो ठीक ठाक सा दिख रहा है। सो ये जो है एक तरह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आया है और मार्केट जो है पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और यूएस मार्केट जो है ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ में बंद हुआ है। एक अदर न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से अगर हम डिस्कशन करें तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो है 500 गीगावाट बाय 2030। 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट इंडिया का है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। सो यहाँ पे ये अगर टारगेट अचीव करना है तो एक एस्टिमेट के हिसाब से जो मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। सो रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, कंसिडरिंग कि गवर्नमेंट का जो रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट बाई 2030। सो देखते हैं कि किस तरह से अपकमिंग सिनेरियो में, अपकमिंग टाइम में किस तरह से गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट पैकेजेस जो हैं वो लेके आती है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। एक दूसरे न्यूज़ इवेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस वाला सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। वहाँ पे शेख हसीना जो वहाँ की गवर्नमेंट हेड थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। वहाँ पे पूरा व्यवस्था जो है वो चरमरा गया है। जो भी अगर आप देखें स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे हैं, बहुत सारा हिंसा हो रखा है। पूरा एक इकोनॉमिक बेसिकली पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ह्यूज है। तो अब उसको ठीक ठाक करने के हिसाब से अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको
इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया है। सो देखते हैं कि उनका ओवरऑल क्या सिचुएशन देखने को मिलता है। वहाँ पे जो भी क्राइसिस हुए हैं वो लोकल लेवल पे जो क्राइसिस हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को ही लेके मेनली स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और वो मास लेवल पे पूरा जो है वो कन्वर्ट हो गया। और नौबत ये आया कि शेख हसीना जो वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, उनको रिज़ाइन करना पड़ा है और सिचुएशन बहुत स्टेबल टाइप से नहीं है। सो देखते हैं आने वाले समय में वहाँ का किस तरह से सिचुएशन देखने को मिलता है। हालाँकि इसका अगर इम्पैक्ट देखें तो इंडिया को इसका एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ये इंडिया के लिए, इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए स्पेशली थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालाँकि दूसरे मतलब एक एक देश जो है वहाँ पे बहुत हिंसा चल रही है और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उससे ये होगा कि वहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्टेड है। बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए हब माना जाता है। सो इंडिया जो है अब उस केस में इंडियन डिमांड जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। बेसिकली इंडिया से एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। इंडिया जो है टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है इस इवेंट के कारण से। सो अभी के लिए इतना ही पॉइंट हम लोग रखते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अ, एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया गया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं है। अगर आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।